आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19(1) में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? प्रेस की प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, टेलीफोन टैपिंग एवं सरकारी सूचना प्राप्त करने का, धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता। हड़ताल नहीं कर सकता ना। हड़ताल करते क्या है, तब जब हड़ताल करते हैं तो ये शटर, दुकानों के शटर ये डाल देते हैं, फिर बाद के अंदर हड़ताल के लिए बैठ जाते हैं, कुछ चलने नहीं देते। ऐसा नहीं कर सकते। धरना प्रदर्शन क्या कर सकते हो। और फिर है 19(b) के अंदर शांतिपूर्ण सम्मेलन बिना शस्त्रों, फिर संघ बनाने का अधिकार, फिर कहीं पर भी विचरण करने का अधिकार, फिर आवास का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को उठा दिए गए, आजीविका का अधिकार। अब यह अधिकार है ना, जैसे ये अधिकार दिए, जैसे 19 ये दिया, ये दिए, ये दिए, ये दिए, अब इनके ऊपर ही क्या लगाई हुई है? सीमा लगाई, प्रतिबंध लगाए। तो पहला क्या था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, की पर लगा दिया वाक एवं अभिव्यक्ति की सीमाएं। अब कौन कौन से? कि देश की अखंडता और संप्रभुता, देश की सॉवरेनिटी को क्या नहीं होनी चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए। राज्य की सुरक्षा से संबंधित तुम और विदेशी राज्यों के साथ जो महत्वपूर्ण संबंध है ना, उनके बारे में हम कुछ भी व्यक्तित्व नहीं दे सकते, ऐसे कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। न्यायालय की अवमानना पर, न्यायालय की अवमानना को, न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया कि बाद के अंदर उसको क्या कर रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। मानहानि पर, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा कुछ नहीं बोल सकता है जिसको उसके मान को क्या पहुँचे, ठेस पहुँचे। और लोक व्यवस्था पर हम कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सके तुम मतलब पुलिस वालों को क्या डंडे बरसा रहे हो या लाठी चार्ज कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो। शांति व्यवस्था क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित होनी चाहिए, वहाँ पे बनी रहनी चाहिए। नैतिकता और सदाचार, ऐसा कुछ तुम अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जिससे क्या हो, एथिकल वैल्यूज का क्या हो, डिक्रीज हो और पतन हो उनका। और अपराध उद्यम, ऐसे अपराध से संबंधित कुछ नहीं कर सकते। ये किसकी थी? वाक एवं अभिव्यक्ति की सीमाएं। और फिर दूसरा क्या है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की सीमाएं। अब शांतिपूर्ण सम्मेलन में क्या है? एक तो देश, एक भारत की एकता और अखंडता, एक लोक व्यवस्था। और जो IPC की धारा है वो कौन सी? 144 और 141। 144 के अंदर क्या है? 5 व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होते। फिर है संघ बनाने की सीमाएं, सेम है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता और लोक व्यवस्था और नैतिकता। संघ के अंदर क्या होनी चाहिए? एथिकल वैल्यू होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए इसके अंदर? एथिकल वैल्यू से क्या नहीं होना चाहिए? परे नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? संघ। सेम उनके अंदर कोई याद नहीं जरूर, एक बार याद कर लो फिर बस वो सेम है। फिर विचरण व आवास की सीमाएं, कि तुम कहाँ पे मतलब घूम नहीं सकते या कहीं पे घर नहीं बना सकते, मतलब विचरण करना का मतलब हो चाहे आबादी, यदि कहीं कहीं जी पर्यायवाची। विचरण का मतलब घूम बहुत, आबाद का मतलब कहीं पे, आबाद मतलब आवास को तो घर बनाओ, आबाद। अब देखो आबाद क्या है? आबाद को मतलब तारे ऊपर कोई पाबंदी को न थे, आबाद छो, आज़ाद छो कहीं पे भी जाने के लिए। और विचरण करने के लिए तुम कहीं पे भी जा सकते हो। अब कहो तो कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, सब एक ही वर्ड है ना। तो विचरण व आवास की सीमाएं, जनसाधारण के हित के अंदर। तुम कहाँ पे जनसाधारण के हित के अंदर क्या नहीं करोगे? वहाँ पे जैसे जनजातीय लोगों के हित के अंदर, एक तो वहाँ पे नहीं जा सकते जहाँ पे जनजाति है। अब जनजाति बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं जिसमें एजुकेशन का लेवल इतना नहीं है, जहाँ पे तुम जाने से क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। तो वहाँ पे तुम नहीं जाओगे। वहाँ पे क्या है? तुम्हारे ऊपर पाबंदी। पहले क्या बोल रहा था कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी चले जाओ, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि जनजाति वाले क्षेत्रों के अंदर नहीं जाओगे। जनसाधारण के हित के अंदर अगर कोई वहाँ पे अगर नहीं जाने की सेंसिटिव है तो तुम वहाँ पे भी नहीं जाओगे। फिर आजीविका की सीमाएं, जनसाधारण के हित के अंदर। अब इस जनसाधारण के अंदर तुम मतलब आजीविका वहीं पे नहीं कर सकते जहाँ पे अब कोई भी ठेका है, शराब का क्या है? ठेका है। तुम कोई भी सोसाइटी के अंदर नहीं खोल सकते। कोई भी वेश्यावृत्ति से संबंधित चीज़ें तुम कहाँ पे नहीं कर सकते? मतलब सोसाइटी के अंदर नहीं। अगर ये सारी चीज़ें कहेंगे तो वो क्या करना, आपको लाइसेंस लेना होगा और फिर बाद के अंदर क्या होगा? इनको चलाना होगा। हाँ, ये आर्टिकल क्या था? 19।
समझ में आए? पहले क्या करना है, ऐसे होना। सबसे पहले क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर क्या दी, एक तो प्रेस की स्वतंत्रता है, और फिर विज्ञापन की स्वतंत्रता है, फिर चुप रहने का अधिकार है, फोन टॉपिंग के विरुद्ध अधिकार है, सरकार की गतिविधियों को जानने का अधिकार है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को जानना, और फोन टॉपिंग, और ये रहने सारे। धरना प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल का मतलब, जब हड़ताल करते हैं ना, जब देखो ये बाहर ये हड़ताल पे चले जाते हैं, दुकानों के सामने गिरवा देते हैं, और बाद के अंदर क्या होता है, बाजार को बंद करवा, ऐसा नहीं कर सकते हो। ओनली क्या कर सकते हो, धरना कर सकते हो, है ना, ऐसा। अब फिर 2 के अंदर 19 इकाई क्या है, बी, उसके अंदर क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो तुम। फिर इसका ही क्या है, सी, तुम क्या कर सकते हो, संघ का निर्माण कर सकते हो और उसको चला भी सकते हो। फिर डी के अंदर क्या है, आबाद क्या कर सकते हो, विचरण कर सकते हो। ए के अंदर क्या है, कहीं पे भी क्या बना सकते हो, आवास बना सकते हो। एफ के अंदर क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसे 300 के अंदर जोड़ दिया, और एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। फिर जी के अंदर क्या है, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार। अब देखो, अब इनके ऊपर क्या लगा दिए कुछ, ये तो ऐसे ये अधिकार दिए। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगा दिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, लोक व्यवस्था को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। ऐसी जगह कोई भी न्यायालय की क्या नहीं करेंगे, अवमानना, कंटेम्प्ट टू कोर्ट, वो नहीं करेंगे, न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, लोक व्यवस्था को बनाए रखेंगे, और नैतिकता को क्या बनाए, ऐसी भी कुछ अभिव्यक्ति। जो मित्रवत देश हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, ऐसी क्या लगा दी, सीमाएँ लगा दी। फिर बाद के अंदर शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे, तो उसके अंदर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, लोक व्यवस्था को बनाए रखेंगे, धारा 144 और 141 को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। फिर संघ के अंदर तो देश की एकता और अखंडता और लोक व्यवस्था को और नैतिकता को, आबाद विचरण नहीं कर सकते, जनहित के कल्याण के लिए। कहाँ पे नहीं कर सकते, जनजाति वाले क्षेत्र के अंदर। अब निवास भी कहाँ नहीं कर सकते, जनसाधारण के हित के अंदर और जनजाति वाले क्षेत्र में। और आजीविका भी कहाँ पे नहीं लगा सकते, जनसाधारण के हित के अंदर। अगर जनजाति उसके अंदर क्या हो, कोई सोसाइटी के अंदर ऐसे क्या नहीं कर सकते, वो नहीं लगा सकते। समझ में आया, हो गया। आर्टिकल 19 एक बार चॉकलेट देता है, बाद में क्या बोलता है, मेरे को वापस, हाँ ऐसे बोलता है कि चॉकलेट देते कि मेरे को वापस दे दो। एक बार तो उसने सारी स्वतंत्रता ही दे दी, फिर उसके ऊपर सारी पे क्या लगा दी, सीमाएं लगा दी कि तुम इतना भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है तुम्हारे पास। क्या नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। समझ में आया, अब तो याद हो जाएगा। फिर आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के समय संरक्षण, नो एक्सपोर्ट फैक्ट। किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती जो अपराध के समय लागू था, अतः आपराधिक कानूनों का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। भूतलक्षी क्रियान्वयन क्या होता है, कानून आज बना और बोला कि पीछे से अब 2 साल पहले बाद से लागू होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कानून आज बना है तो वो आज के बाद ही क्या होगा, लागू होगा। उसको हम उससे पहले से लागू नहीं कर सकते। कौन से कानूनों को, जो क्रिमिनल हैं, क्या आपराधिक कानून है, कौन से आपराधिक कानून हैं, उनको पीछे से लागू नहीं करते। यह सिविल कानून के लिए लागू नहीं होता। सिविल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर सिविल कानून के लिए कुछ होना तो उसका भूतलक्षी क्रियान्वयन करवा सकते हैं, सिविल का करवा सकते हैं, आपराधिक का नहीं। अपराध है नो डुअल जियोपर्डी, क्या जियोपार्डी। हमने किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती, 2 बार। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। समझ में आया। हाँ, तुम उसके ऊपर क्या कर सकते हो, विभागीय कार्यवाही अलग से कर सकते हो।
क्या कर सकते हो, विभाग है। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में कार्य करता था, उसने कुछ अपराध किया तो उसने न्यायालय तो दे दिया उसको सज़ा। अब ऑफिस वालों को भी ऐसा लगता है कि इसने ऐसा अपराध किया है तो हम इसको काम पे नहीं रखेंगे, तो वो विभागीय कार्रवाई अलग से, वो किसके अंदर, न्यायालय उसको एक बार ही क्या देगा, सज़ा देगा। एक जुर्म के लिए उसे 2 बार सज़ा नहीं देगा। फिर है विभागीय कार्रवाई, हो गया। किसी व्यक्ति को वो हो रही है फिर के नो सेल्फ इंक्राइनेशन। अब किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं बाध्य किया नहीं जा किया जा सकता। कोई व्यक्ति उसको खुद के खिलाफ क्या नहीं दी जा सकती, गवाही। उसके लिए बाध्य नहीं। यह अधिकार निम्न बातों को संरक्षण नहीं देता। स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करवाना हो, कहाँ पे करवाना हो, स्वयं को शारीरिक रूप से, मान लो पुलिस कभी भी बुलाई तो स्वयं कहाँ पे जाएगा, शारीरिक रूप से वहाँ पे जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं तो नहीं जाऊँगा, नहीं, तुझे जाना होगा। अंगूठे का निशान मांग रहे हैं तो वो भी देना होगा, हस्ताक्षर करवा रहे हैं तो वो भी देना होगा, रक्त का नमूना मांग रहे हैं तो वो भी देना होगा, रक्त का सैंपल मांग रहे हैं तो भी देना होगा। किससे संरक्षण, ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं है तो वो सोचे मेरे साथ एब्सोल्यूट पावर है, अब तो मैं अंगूठे का निशान भी नहीं दूंगा, ब्लड सैंपल भी नहीं दूंगा, और क्या नहीं दूंगा, रक्त का नमूना भी नहीं दूंगा, अंगूठे का निशान भी नहीं दूंगा, हस्ताक्षर भी नहीं करूंगा और जाऊंगा भी नहीं पुलिस स्टेशन। ऐसा नहीं कर सकता। ओनली क्या कर सकता है, बस वहाँ पे जाने के बाद में अगर उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया। मतलब तू गई, तेरे को ऐसे बोले कि तू ऐसे बोल तेरे मुँह से कि मैंने क्या किया, किसी की मृत्यु की है या मैंने क्या की है, चोरी की है। अगर तूने किया है तो तू बोल सकता है, लेकिन ऐसे तुम्हें बाध्य नहीं किया, जैसे लठ नहीं बजाए जा सकते ऊपर कि तू बोली। समझ में आया ना, नहीं सो रही तो गाय लिया वैसे हो गया। नहीं तेरी तो नहीं हो रही जिस प्रकार से इसकी एक तो ऐसे हो रही कि तेरे कोई समस्या है क्या आँख में, बता दो तो। आर्टिकल 20 केवल आपराधिक कानूनों को क्या देता है, आपराधिक कानूनों से क्या देता है, संरक्षण देता है। सिविल मामलों के अंदर कोई संरक्षण नहीं देता है ना। सिविल मामलों के अंदर तो सारे काम होंगे, अगर उसे गवाही दिलवानी होगी तो गवाही भी लेंगे, सारे काम करेंगे। ओनली फॉर किसको देता है संरक्षण, आपराधिक क्रिमिनल जो लोग हैं उनको देता है ओनली संरक्षण। फिर आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिना किसी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की विधि द्वारा प्रक्रिया के बिना क्या नहीं किया जा सकता, वंचित दैहिक प्राण व वंचित दैहिक नहीं किया जा सकता। वहाँ पे right to life and personal liberty. A person cannot be deprived from his life and personal liberty except according to procedure established by the law. क्या प्रोसीजर established by the law के बिना क्या नहीं किया जा सकता, उसे वंचित नहीं किया जा सकता। किससे, लाइफ से, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या नहीं किया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, उसको वंचित नहीं किया जाता। किसके अलावा, विधि के स्थापित प्रक्रिया के बिना, क्या प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय द लॉ के बिना क्या नहीं किया जा सकता, उसे वो नहीं किया जा सकता। फिर गोपालन एक के गोपालनवाद 1950 क्या इसके अंदर एक अंदर से कि भाई जो न्यायपालिका द्वारा जो विधायिका की समीक्षा नहीं कर सकती, कार्यपालिका की समीक्षा कर सकती है, और एक मैंने संकीर्ण व्याख्या की गई है इसकी। हाँ, एक अनुच्छेद 21 के तहत इस केस में इसकी संकीर्ण व्याख्या की है। क्या की संकीर्ण व्याख्या, संकीर्ण मतलब ओछी। अरे मैं तो ऐसे नहीं, इसका अर्थ नहीं पूछ रहा। कार्यपालिका से ना जो न्यायपालिका की स्वेच्छा के बिना बखून कर सके।
न्यायपालिका की जो समीक्षा कर सके जाए और विधायिका की समीक्षा कर सके। और न्यायपालिका ने क्या है, मैं कानून का ओनली अक्षर पालन करने के लिए क्या हूँ, वर्ड टू वर्ड क्या करने के लिए हूँ, बाध्य हूँ कि मैं ओनली कानून में जैसा लिखा हुआ ना अक्षर कानून के अंदर जो का जो लिखा है मैं उसका क्या करने के लिए वर्ड टू वर्ड जो लिखा हुआ उसका पालन करने के लिए क्या हूँ, बाध्य हूँ। ऐसे नहीं मेरे को मैं जो कानून में लिखा होगा मैं वैसा का वैसा करूँगा, चाहे सुखिरवादी के अंदर वो कानून अन्यायदेय, चाहे से वो अप्राकृतिक हो, चाहे से उससे न्याय नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगी, कानून का वर्ड टू वर्ड क्या करूँगी। अगर कोई भी कानून ऐसा था कि एक कानून बनाने के लिए आर्टिकल 3 में जो जो प्रोविज़न है, अगर संसद ने वो सारे क्या किए, फॉलो किए कानून बनाने के लिए, फिर वो क्या बन गया, कानून बन गया। अब ये कानून जैसे ही बना, फिर बाद के अंदर क्या है, अगर आर्टिकल 3 के अंदर जो सारी चीज़ लिखी हुई थी उसी के आधार पर क्या बना, कानून बना। अब अगर न्यायपालिका इसकी जांच करेगी तो इसको क्या नहीं करेगी, रद्द नहीं करेगी, क्योंकि आर्टिकल 3 में जो सारी बातें लिखी हुई थी उन सारी बातों को किसने, मतलब प्रोविज़न सारे संसद ने उनको क्या किया, फॉलो किया। अब चाहे से वो क्या हो, अन्याय दे रहा हो, अप्राकृतिक हो, चाहे कुछ भी हो, उसे न्यायपालिका को कोई मतलब नहीं। अरे भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है। तब कानून के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई थी, उनमें वैसे तुमने प्रोसीजर तो क्या किया, फॉलो किया, लेकिन अब कोई कानून है वो न्याय नहीं दे रहा तो उसका क्या मतलब है। अच्छा लगता है कैसे किसी भी कानून जो प्रोसीजर फॉलो कर लिया तुमने और वो क्या दे रहा है, अन्याय देने का कार्य कर रहा है, तो उसको क्या करो, समाप्त करो। लेकिन क्या बोल रहा है एक वो पालन केस के अंदर कि मैं ओनली विधायिका के कार्यों का क्या नहीं कर सकती, समीक्षा नहीं कर सकती, ओनली कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों का क्या कर सकती हूँ, समीक्षा कर सकती हूँ। क्योंकि विधायिका ने जो कानून बनाया वो ओनली प्रोसीजर के अनुसार बनाया और वो प्रोसीजर सही था, बस ओनली मैं प्रोसीजर को क्या कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ। अब कानून क्या हो, जैसे अतार्किक हो, अन्यायपूर्ण हो, जैसे न्याय नहीं दे रहा हूँ, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। ये कैसी व्याख्या है, संकीर्ण व्याख्या है, ओछी व्याख्या है। क्या है, संकीर्ण व्याख्या है, नैरो माइंड, क्या है, नैरो इंटरप्रिटेशन। अब ऐसा ठीक लगता है कैसा बोल रही है, अक्षरक्ष पालन करने के लिए क्या हूँ, ऐसा नहीं। फिर इस तरह बोलेगी, न्यायालय ने माना कि प्राण में देह स्वतंत्र से तात्पर्य है कि जीवन रहना तथा बंधक नहीं बना, कि जो जीवन है बस क्या है, सांस लेना क्या है, जीवन है। अगर बस ओनली अगर तुम्हें कोई बंध नहीं बना रहा है, बस वही क्या है, जीवन है। अब चाहे तुम नाले में पड़े रहो, चाहे तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं हो, चाहे तुम भूखमरी का शिकार हो, चाहे किसी भी चीज़ का शिकार हो, चाहे गरीबी का शिकार हो, भूखमरी का शिकार हो, नाले में हो, चाहे तुम्हारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं हो, मतलब चलने के लिए स्वच्छ क्या नहीं हो, वातावरण नहीं हो, सांस लेने के लिए क्या नहीं हो, स्वच्छ वातावरण नहीं हो, बस क्या है, ओनली फॉर तुम जी रहे हो, वही क्या है, प्राण में देह स्वतंत्रता है। फिर बाद के अंदर क्या है, न्यायालय ने कौन से मेनका गांधीवाद के अंदर कब हुआ, 1978 के, जो ये नैरो माइंड था उसको थोड़ा क्या किया, वाइडर किया, ब्रॉड किया, फिर बाद के अंदर उसको क्या दी, दूसरी इंटरप्रिटेशन की, तब उसने इन चीज़ों को क्या किया, सुधारा, फिर विधि द्वारा स्थापित कर गया। इसके अंदर एक तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, अभी इसके विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंदर ओनली क्या करती है, विधायिका के कार्यों की समीक्षा नहीं करती, इसमें कार्यों की, और कार्यपालिका की कार्यों क्या करती है, समीक्षा। कार्यपालिका के अंदर कौन आते हैं, मंत्री और अस्थायी क्या होते हैं, नौकरशाही और स्थायी नौकरशाही, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। अब ये ओनली बोलते हैं कि मैं ओनली जो कार्यपालिका कानूनों क्या करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन ले सकती हूँ कि उन्होंने सही करवाया कि नहीं लगाया, कि ब्यूरोक्रेट्स पे ले सकती हूँ, इन पे नहीं ले सकती। ब्यूरोक्रेट्स ने सही अच्छी तरीके से क्या लागू करवाया, नहीं करवाया। अब विधायिका ने तो जो प्रोसीजर फॉलो करवाया, जैसे 5 पॉइंट थे, इनको फुलफ़िल किया किसी ने। एक कानून बनाने के लिए क्या थे, इन 5 पॉइंटों को क्या करना पड़ेगा, फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो संसद बिल लेके आई, उसने 1 को फुलफ़िल किया, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। जैसे इन 5 को फुलफ़िल करके कानून बना दिया,
तो अब इसकी क्या नहीं कर सकती, समीक्षा नहीं कर सकती। अगर उसने 1 2 3 4 5 और 5 पॉइंट थे उनमें से एक छोड़ दिया तो क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। लेकिन अगर किसी कानून ने बस ओनली 5 चीज़ें लिखी हुई थी, 5 के आधार पर उन्होंने सबको फॉलो करके क्या बना दिया, कानून बना दिया, तो अब ये कानून क्या है, सही है। अब चाहे से ये क्या दे रहा हूँ, अन्याय दे रहा हूँ, अतार्किक हो, तो फिर भी क्या है, सही है। लेकिन बाद के अंदर क्या बोला, मेनका गांधीवाद के अंदर कि विधि की समयंक प्रक्रिया, अविधि की स्थापित प्रक्रिया के अलावा क्या बनाऊंगी, समयंक प्रक्रिया। उसके अंदर क्या है, न्यायपालिका विधायी के कार्यों की समीक्षा कर सकती है और कार्यपालिका कार्यों की क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। दोनों क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। विधि की जो समयंक प्रक्रिया है उसके अंदर क्या कर सकती है, न्यायपालिका क्या कर सकती है, एक तो कार्यपालिका की क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, और विधायिका की क्या समीक्षा। और जो विधि की जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसके अंदर ओनली न्यायपालिका क्या कर सकती है, कार्यपालिका क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। विधायिका कार्य क्या नहीं करेगी, समीक्षा नहीं करेगी। समझ में आया। अब देखो क्या काम है इनका गांधीवाद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या दी तथा अपने पूर्ववर्ती निर्णय क्या कर दिया, बदल दिया। अब उसने माना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की समयंक प्रक्रिया के रूप में क्या जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। क्या समझा जाना चाहिए कि विधि को क्या नहीं कर सकते, ओनली वो ही नहीं करेंगे, क्या विधि की प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, विधि की समयंक प्रक्रिया क्या करेंगे, अपनाएंगे। दोनों का क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। अगर कोई कानून अतार्किक अन्यायपूर्ण है तो उसकी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रोसीजर के अंदर जो था उसके हिसाब से बन गया, अब चाहे से वो अन्याय हो अतार्किक हो, ऐसे हमें कोई मतलब नहीं। अगर वो न्याय नहीं दे रहा तो हम चाहे से वो ठीक कानून बनाओ, उसको भी क्या कर देंगे, समीक्षा करेंगे और जांच करके उसको क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। इसके तहत न्यायपालिका ने कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के साथ विधायिका की स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा भी कर सकती है, अर्थात वह किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है वह कानून प्राकृतिक कानून के अनुरूप या नहीं हो। अगर कोई कानून प्राकृतिक कानून के क्या नहीं है, अनुरूप नहीं है, तो क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। अतार्किक है तो समीक्षा कर सकती है। अन्याय दे रहा हो तो क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। यदि कोई कानून प्राकृतिक कानून के विरुद्ध है, वह अतार्किक, अनुचित व न्यायपूर्ण कानून, तो उसे बदल भी सकती है, उसको अलग व्याख्या भी कर सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका कानून का अक्षर पालन करने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं। पहले के अंदर क्या कहा कि मैं ओनली कानून का अक्षर पालन करने के लिए क्या हूँ, बाध्य हूँ। मैं ओनली क्या कर सकती हूँ, विधायिका के जो समीक्षा नहीं कर सकती, ओनली किसकी, कार्यपालिका कार्यों क्या कर सकती हूँ, समीक्षा कर सकती हूँ। चाहे कानून अन्यायपूर्ण हो, अतार्किक हो, चाहे कैसा भी हो, अगर एक विधि के द्वारा बनाए तो फिर मैं उसको क्या नहीं कर सकती, समीक्षा नहीं कर सकती। लेकिन बाद के अंदर मेनका गांधी के अंदर क्या कहा, अगर कानून अन्यायपूर्ण है, अतार्किक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, समीक्षा कर सकती हूँ। विधायी के कार्यों की कर सकता हूँ और कार्यपालिका की भी क्या कर सकता हूँ, समीक्षा कर सकता हूँ, सबकी समीक्षा कर सकती हूँ। और विधि की समयंक प्रक्रिया क्या है ये तो पता ही चलेगा। इसके साथ ही न्यायपालिका ने प्राण में देख स्वतंत्रता की क्या की, व्यापक ब्रॉड क्या की, जो इंटरप्रिटेशन की। इसमें माना कि जीने के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहने या पशुओं की तरह रहना नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ है मानवीय गरिमा से पूर्ण, डिग्निटी ऑफ लाइफ। और क्या होना है, अर्थफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और जीवन जीने सभी पहलू होने चाहिए जिसमें जीवन को अर्थपूर्ण बने। इसके लिए निम्न बात होना का आवश्यक है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना, स्वच्छ पर्यावरण, ये जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का, ये कल अच्छी तरीके से बताई दिया था ना, ठीक है। अब आर्टिकल 21A हो रहे हैं, क्या है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, शिक्षा का अधिकार, क्या है, आर्टिकल शिक्षा 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। क्या करवानी चाहिए, निःशुल्क। कौन से बच्चों को, 6 से 14 वर्ष से बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये पहले कहाँ पे था, DPSP के अंदर था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, क्या है
जो राज्य के लिए निर्देश देते हैं। अगर तुम्हारे पास पहले क्या था संविधान के अंदर, जब संविधान बनाया तो भारत की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कर सके, निःशुल्क शिक्षा दे सके, लेकिन ऐसा नहीं था। तो लेकिन बाद के अंदर जो DPSP बनाए ना, DPS जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कितने 36 से लेके 51 तक, ये क्या है DPSP। इनके अंदर क्या है, राज्य को निर्देश दिए गए कि जो चीज़ तुम शुरू के अंदर तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भारत के पास पैसा आएगा, संसाधन आएंगे, तो उन चीज़ों को क्या करना होगा, लागू करना होगा तुम्हें। तो वहाँ पे था ये आर्टिकल किसके अंदर था, 45 के अंदर, कि क्या देंगे, शिक्षा का अधिकार। क्या है, अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। कौन से बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, DPSP के अंदर क्या है, राज्य के लिए क्या है, क्या उनके लिए निर्देश है। क्या अगर तुम्हें पहले तो इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे संसाधन होते जाएंगे तब तुम आर्टिकल 36 से लेकर 51 की बातों क्या करते जाओगे, लागू करते जाओगे। अब जैसे भारत की स्थिति अच्छी हुई 2002 तक, तो बाद में भारत ने इसको क्या बना दिया, एक मूल अधिकार बना दिया। पहले क्या था, ये नीति निर्देश तत्वों के अंदर था, अब क्या बना दिया इसको, मूल अधिकार। क्योंकि भारत की स्थिति अब ठीक हो गई, वो शिक्षा क्या दे सकता है, तो अब इसको क्या बना दिया गया, मूल अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था, 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम लागू किया गया। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से पड़ गया, शिक्षा का अधिकार कब से मिल गया, 2009 से। फिर बाद के अंदर ये लागू कब हो गया, 1 अप्रैल 2010 से। बाद के अंदर शिक्षा अपना क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार है। 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम लाया कब गया, 2009 के अंदर। अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या है निःशुल्क तथा अनिवार्य तथा निजी विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों का प्रवेश देना आवश्यक है, जिनका शुल्क भुगतान सरकार करती है। अब क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और निजी विद्यालय के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी 25% जो गरीब बच्चे हैं ना, उनका प्रवेश देना क्या होगा, अनिवार्य होगा। प्राइवेट के अंदर कितने बच्चे होगा, 25%। और उनके पैसा का भुगतान कौन करेगी, सरकार करेगी। हो गया पूरा आर्टिकल 21। समझ में आया अब तक, 19, 20, 21 आ तो जाएंगे ना याद, कार हो गया था कि। अब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 के अंदर क्या बोल रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 19 के अंदर क्या है, पहले के अंदर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसके अंदर क्या दे रखा है, एक तो प्रेस की स्वतंत्रता, एक एडवर्टाइजमेंट करने की स्वतंत्रता, एक साइलेंस के अधिकार, और एक फोन टैपिंग के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को जानने का और धरना प्रदर्शन करने का अधिकार। लेकिन क्या नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। ये तो किसके अंदर दे रखी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। फिर दूसरा के अंदर क्या दे रखा है, वाक एवं आर्टिकल 1 का भी कमांड है कि वही शांतिपूर्ण सम्मेलन की बिना शस्त्र को क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन। फिर बाद के अंदर संघ बनाने का अधिकार, बाद में आबाद विचरण करने का अधिकार, फिर बाद के अंदर आवास बनाने का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, ऐप के अंदर था। फिर बाद के अंदर जी के अंदर क्या, लाइवलीहुड आजीविका का अधिकार। अब इनके अंदर ये क्या दिए, हमें चॉकलेट दी गई। अब इन सारी चॉकलेटों पे क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध। अब क्या बोला गया, चॉकलेट देते ही कि वापस हमें चॉकलेट दो, तो उनके ऊपर सभी के क्या ऊपर लगा देंगे, पाबंदी। अब एक एक से लगाते आ जाओ। पहले अभिव्यक्ति स्वतंत्र, अब वाक उसके अंदर लगा दो, फिर बाद के अंदर ये सारी बस सेम चीज़। आर्टिकल 22
आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम गिरफ्तारी के अंदर ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। क्या गिरफ्तारी के अगर किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर तेरे को पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उसे पुलिस को क्या बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि मैं तुझे क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया। गिरफ्तार करने के समय गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। विधि व्यवसाय वकील से परामर्श करने का अधिकार है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को क्या लेके जा रही है, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो उसे वकील से परामर्श कर सकता है। वो वकील से बात करने का क्या है, अधिकार है। किसको, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है। किससे कर सकता है, वकील से। फिर उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का भी अधिकार है। यात्रा का समय अलग है। अगर किसी व्यक्ति को क्या किया, जेल के अंदर क्या किया, आपने डाल दिया, तो उसे सीधा ऐसा नहीं है कि आप उसको 2-3 महीने तक जेल में रख लोगे ना। अगर जैसे ही उसको गिरफ्तार किया है, उसके 24 घंटों के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाना चाहिए, पेश किया जाना। मजिस्ट्रेट कौन होता है, जो वहाँ पे न्यायालय होगा ना, उसके सामने क्या किया जाना चाहिए, पेश किया जाना चाहिए। किसके लिए, न्याय के लिए। ऐसे नहीं कि 2-3 महीने थे तुमने तो जेल के अंदर कूट लिया और फिर बाद के अंदर उसको लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं। क्या 24 घंटों के अंदर क्या करोगे आप, न्यायालय के समक्ष उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करोगे, पेश करोगे। गिरफ्तारी का कारण बताओगे। कोई भी व्यक्ति है वो क्या वकील से क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है कि भाई कैसे केस उस लड़ना है, क्या सारी चीज़ें क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे क्या किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के अंदर पेश किया जाना चाहिए। लेकिन 2 प्रकार के लोगों को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। एक तो शत्रु देश का नागरिक, क्या हो, शत्रु देश का नागरिक, दुश्मन। 2 आदमियों को क्या नहीं है, ये अधिकार नहीं है। अगर कोई शत्रु देश का क्या है, नागरिक है, इसको भारत के अंदर अपराध किया है, हमने उसको पकड़ लिया, फिर बाद में उसको यह अधिकार नहीं है कि उसको 24 घंटे के अंदर क्या न्यायालय में ले जाओ, गिरफ्तारी का कारण बताओ या उसे वकील से परामर्श कराओ। यह अधिकार किसको नहीं देंगे, विदेशी नागरिक है, किसको, जो शत्रु देश का क्या है, नागरिक है, उसको नहीं देंगे। फिर एक निवारक निरोध कानून के तेजी से गिरफ्तार किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अगर उसके आधार पर क्या किया गया, किसी व्यक्ति को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है निवारक निरोध कानून के तहत। निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। अभी देखो जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या आर्टिकल 317 हटा रहे थे, तब वहाँ पे क्या किया, इस कानून के तहत जो सभी विपक्ष की पार्टियाँ थी, उनके नेताओं के, विपक्ष के पार्टी के नेताओं को, जो वहाँ पे लोकप्रिय नेता थे या लोकप्रिय लोग थे, उनको क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। सीधा क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और किसी को कुछ नहीं बताया गया। क्या नहीं बताया गया किसी को। वो कानून कौन सा है, निवारक निरोध कानून। क्या है, निवारक निरोध कानून। उसके तहत क्या कर लिया, गिरफ्तार। अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ना तो कारण बताया जाएगा, ना उसे वकील से परामर्श किया जाएगा, और ना ही उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के अंदर पेश किया जाएगा। कौन से कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को कौन करता है, गिरफ्तार करता है, तो कौन से कानून के तहत, निवारक निरोध कानून के तहत। समझ में आया भाई। क्या है, प्रिवेंटिव डिटेक्शन लॉ के तहत अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसे ना तो कोर्ट के समक्ष पेश करने का अधिकार है, और ना ही रीजन बताने का अधिकार है, और ना ही रीजन हो गया, और क्या था, और ना ही उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार है। अब देखो, अब है निवारक निरोध कानून के तहत जिनको गिरफ्तार किया जाता है उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। मैक्सिमम 3 माह के लिए उसे निरुद्ध किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश से निरोध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब ऐसे बोल रहा है सीधा सा कि अगर निवारक निरोध के कानून के तहत किसी व्यक्ति को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, क्या कर लिया,
गिरफ्तार कर लिया, तो ओनली उसको हम कितने महीने तक रख सकते हो तुम? 3 महीने से। अगर भाई साहब तुम 3 महीने से ज़्यादा रखना चाहते हो तो बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित एक क्या बनाओ? सलाहकारी बोर्ड बनाओ, जिसकी सिफारिश के आधार पर उसकी क्या बना लो? अवधि बढ़ा लो, उसकी मतलब डेट बढ़ा लो कि उसे 3 महीने से ज़्यादा कब रख सकते हो। उच्च न्यायालय क्या होंगे? न्यायाधीश, उनसे क्या लो? सलाहकारी बोर्ड बनाओ। वो सलाहकारी बोर्ड अगर तुम्हें परमिशन दे कि तुम 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हो बिना रीज़न बताए, बिना न्यायालय के समक्ष पेश किए और बिना वकील से परामर्श किए 3 महीने से ज़्यादा रखना हो, तो किसकी सलाहकारी बोर्ड की आवश्यकता होगी? उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के जो क्या जस्टिस हैं, क्या है? उनकी क्या करनी होगी? एडवाइस लेनी होगी। अगर वो एडवाइजरी बोर्ड क्या देता है? एडवाइस देता है टाइम बढ़ाने की, टाइम बाउंडेशन बढ़ाने की, तो क्या कहता है? बाद में क्या किया जा सकता है? बढ़ा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। उसे निरोध करने का कारण जानने का अधिकार है, लेकिन जनहित में कुछ तथ्यों को नहीं बताया जा सकता। और निरोध के अंदर भी क्या करने का है? अधिकार, मतलब उसे अधिकार जानने का तो अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन जनहित के इंटरेस्ट के अंदर हम क्या नहीं बताते। अब मेरे को ऐसे बताओ, आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, अब उसके अंदर रीज़न बताता, अगर उसको रीज़न बता देते तो फिर बाद के अंदर वो जनता के अंदर क्या कहला देते? अफवाहें फैला देते। फिर बाद के अंदर जैसे ही अफवाहें फैलती तो बाद में जनता के अंदर आक्रोश हो जाता है, एक अलग ही प्रकार का क्या हो जाता है? प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ जनहित में नहीं बताई, वो जनता की भलाई थी उनके अंदर। अब उनको नहीं बताया तो अच्छी तरीके से कानून जो मतलब जो चीज़ लाई गई थी वो सारी इम्प्लीमेंट हो गया और सारा काम ठीक हो गया। तो जनहित में हम कारण बताने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। निरोध किए गए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध अभिव्यक्ति का अधिकार है। कोई भी निरोध कर लिया गया तो उसे गिरफ्तारी के विरुद्ध अब बोलने का क्या है? अभिव्यक्ति, अपील करने का अधिकार है। बाद में वो न्यायालय के अंदर ऐसे क्या कर सकता है? अपील कर सकता है ना। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 से निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करने की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। 44वां संविधान संशोधन आया और 1978 के जो निवारक निरोधी कानून है ना, उसको क्या कर दिया गया? 3 माह से घटाकर 2 माह तक कर दिया, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इंदिरा गांधी है ना, जो इमरजेंसी लगाई तब उसने क्या किया? जो विपक्ष के सारे नेता थे उनको उठा कर क्या डाल दिया? जेल में। किस कानून का प्रयोग करते हुए? निवारक निरोध कानून का, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का प्रयोग करते हुए सभी विपक्ष के नेताओं को क्या डाल दिया? जेल के अंदर डाल दिया। अब वो जेल से जैसे ही वो क्या छूटे तो उन्होंने ये कानून लाया कि 3 महीने तक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? ओनली 2 महीने तक हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। तो 44वें संविधान 1978 के तहत कानून को क्या कर दिया गया? 3 माह से 2 माह कर दिया, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया। अभी तक हम कितने ही रखते हैं? 3 महीने तक ही रखते हैं। अब इसको लागू तो नहीं किया, वैसे वो हो गया। वे विषय जिस पर केवल संघ निवारक निरोध कानून बना सकता है। ओनली वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार क्या में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसके तहत कौन बना सकते हैं? ओनली सेंट्रल कानून। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री और फॉरेन मामले इशू जो भी है मुद्दे। एक तो रक्षा के क्षेत्र के अंदर कौन बनाएगी कानून? केंद्र सरकार। देश की सुरक्षा से संबंधित कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। और विदेशी मामलों से संबंधित कानून कौन बनाएगी? ऐसा है कि भाई रक्षा वाले क्षेत्रों के अंदर भी ये कहाँ पे लागू होगा, देश की सुरक्षा से संबंधित कहाँ पे लागू, उनके ऊपर सबके ऊपर लॉ कौन बनाएगी? कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। वे विषय जिन पर संघ व राज्य दोनों निवारक निरोध कानून बना सकते हैं। वो कौन से विषय हैं जो दोनों बना सकते हैं? आ रहे समझ में आ रही? कहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न? पहले भी कहीं पे पढ़ा था क्या? पहले भी ऐसा कुछ कहीं पे पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था ना। कहाँ पे पढ़ा था? 19 के अंदर। हाँ
इसके और राज्य की दिल तो सुरक्षा और लोक व्यवस्था रेगुलेशन कौन सी? अरे ये बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ सुना है कि केंद्र मतलब संघ के कानून केंद्र बना रही है, अब संघ और राज्य दोनों बना रहे हैं, ऐसा कहाँ सुना था? अनुसूची 7 पढ़ी थी या उसके अंदर अब ये बात हो रहा है कि वे विषय जिन पर संघ सरकार ओनली कानून बनाएगी वो कौन कौन से? रक्षा, देश की सुरक्षा, विदेशी मामले, कौन से? संघ की बनाएगी मतलब ओनली संघ बनाएगी। अब संघ और राज्य दोनों बना रखे हैं, ऐसे कौन से वहाँ पे कौन से बनाते थे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अंदर? हम तो ऐसे बता रहा हूँ संवर्ती सूची ऐसे बता रहा हूँ जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना रहे। और एक क्या थी ओनली स्टेट लिस्ट, यूनियन यूनियन लिस्ट पे कौन बना सकता है ओनली कानून? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट पर स्टेट गवर्नमेंट। जो कॉन्क्रीट लिस्ट है उसके ऊपर स्टेट एंड यूनियन दोनों बना सकते हैं। ऐसा वे विषय जिन पर संघ व राज्य दोनों निवारक निरोध का कानून बना सकते हैं वो कौन कौन से हैं? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति व सेवाओं को बनाए रखना। निवारक निरोध कानून के उदाहरण कौन कौन से कानून हैं? एक तो कौन सा कानून है? निवारक निरोध अधिनियम 1950। फिर एक है में समाप्त किया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, फिर एक है मीशा और एक नासार 1980 टाटा कोटा। मिसा ये कौन है? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम ये तो क्यों विदेशी मुद्रा का संचरण एवं व्यवसाय निवारण ये दूसरे चैप्टर मतलब जब आपको वो पढ़ाए जाएंगे ना इनके अंदर सब आ तो जाएगा। है भाई प्रिवेंशन ऑफेंस टेररिज्म है। इनको तो एक बार ऐसे ही कैसे याद कर लेना जो मैं शॉर्ट के अंदर बाद के अंदर ये सारे पढ़ाए जाएंगे और मतलब काम के थे नहीं ये और उसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। क्या है वो इंटरनल सिक्योरिटी में हम थोड़े बहुत अभी लॉ पढ़ाने आएगा ना, लॉ सब्जेक्ट है उसके अंदर ये सारे आएंगे कानून, तो उसके अंदर तब पढ़ाए जाएंगे है ना। समझ में आया? आगे आर्टिकल 22 के अंदर क्या है? गिरफ्तारी के समय क्या है? अधिकार है किसको? व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता? और वकील से परामर्श करने का क्या है? अधिकार है। और 24 घंटे से न्यायालय के अंदर पेश किया जाएगा। यात्रा का समय अलग से उसके अंदर। लेकिन 2 प्रकार के लोगों को अधिकार नहीं, एक तो शत्रु देश का नागरिकों और निवारक निरोध कानून के तहत। निवारक निरोध का अधिकतम कितने माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कब कर दिया, लेकिन अब उसे लागू नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनसे क्या होना, एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा। अगर वो एडवाइस देता है तो फिर बाद के अंदर 3 महीने से क्या कर सकता है, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और कारण निरोध के अंदर जो उनको गिरफ्तार करते हैं उनको कारण क्यों नहीं बताया जाता कि जनहित के अंदर नहीं है उनको कारण बताना। और जो केवल जिन पे संघ सरकार कानून बना सकती है ऐसे कौन है निरोधी? रक्षा, देश की सुरक्षा और विदेशी मामले जैसे जिन पर संघ व दोनों बना सकते हैं। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति की सेवाओं को बनाए। निवारक निरोध कानून के उदाहरण एक तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 और मीसार, ये नासार, ये सारे टाडा के कोटा। 1950 में और विरोधी समाप्ति कर दिया। मेरा आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। पानी लिखा एक पानी की वो मेरे को दे दिया, अगर उसको कोई मतलब है तुम सारे उसको पी जाते हैं 20 तुम कहीं नहीं बोल रहे हो साथ के साथी को, इसको कोई छुएगा भी नहीं, ओनली मैं छुएगा। ये देख लो कोई भी दिखा इधर मिलना चुप रह ठीक एक मतलब तो ही मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके तहत भारत में दास प्रथा, वेश्यावृत्ति,
देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित या प्रतिषेध किया गया है। दास प्रथा क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है? मानव के दुर्व्यवहार एवं दुर्व्यापार बलात्संग मतलब मानव का क्या नहीं किया जा सकता? व्यापार नहीं किया जा सकता। और बच्चों से क्या नहीं किया जा सकता? मतलब श्रम नहीं किया जा सकता। इसके तहत भारत में दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित या प्रतिषेध किया गया। दास प्रथा क्या है? किसी को स्लेव नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बना सकता? दास नहीं बनाया जा सकता। ऐसे मतलब कि मतलब दास बना लिया कि पैसों के अंदर खरीद लिया, ऐसा नहीं बना। वेश्यावृत्ति, किसी को भी वेश्यावृत्ति क्या होती है? एक मूवी देखे तुम लोगों ने, क्या नाम है उसका? गंगूबाई मूवी देख लेना, बाद के अंदर समस्या आ जाए, पता आ जाए क्या है वेश्यावृत्ति, है ना? हाँ, वेश्यावृत्ति के अंदर आते हैं जो मतलब महिलाएं वो आचरण करती है। कौन सा मूवी देख लेना, गंगूबाई। गंगूबाई देख लेनी। क्या देख लेना? गंगूबाई मूवी। फिर बाद के अंदर समझ में आ जाएगा। वैसे तो पैसों के लिए जो मतलब अपना क्या करना, दे बेचना। हाँ। ठीक है। देवदासी प्रथा के अंदर क्या है? क्या होती है देवदासी प्रथा? गंगूबाई, माहिर भाई वेश्यावृत्ति जो पैसे लेके काम करती है उनको क्या करते हैं? जो वेश्या हैं। पहले नहीं सुना के नहीं सुनो? प्रोस्टिट्यूशन, गणिकाएं हिस्ट्री के अंदर आया नहीं? प्रोस्टिट्यूशन जो गणिकाएं बोलते थे पहले इनको ही बोलते थे वेश्यावृत्ति में। और देवदासी प्रथा के अंदर कौन से आते हैं? दास को नहीं, किसी और को सही में खरीद लेना। हाँ, फिर ये तो दास होगा। देवदासी प्रथा है। आसाराम है, आसाराम था, आसाराम बापू था। या और कोई भी जो मंदिरों के अंदर क्या नहीं रहे, महिलाओं को नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? महिलाओं को क्या नहीं रख सकते? वहाँ पे दासी बना के नहीं रख सकते। क्या नहीं बना सकते? महिलाओं को दासी नहीं बना सकते। उनको देवदासी, उनको कहते हैं देव के लिए जो भगवान के उनको क्या बना लिया जाता है? दासी। तो ऐसा नहीं बना सकते। फिर वहाँ पे क्या होता है? उनका शोषण होता है। इसलिए क्या कर दिया? वहाँ पे हटा दिया कि कोई भी दासी नहीं बना सकता, देवदासी नहीं। ऐसे मतलब भगवान के नाम किए तुम्हें तो भगवान के शरणों के अंदर में तो ऐसा नहीं बोल सकता तुम, वहाँ पे नहीं कर सकते। महिलाओं क्या नहीं बना सकते? दासी नहीं बना सकते। वेश्यावृत्ति समझ में आएगा। दास प्रथा, किसी को स्लेव नहीं बनाया जा सकता, गुलाम नहीं बनाया जा सकता। किसी व्यक्ति को खरीद कर ऐसे नहीं पूरी ज़िंदगी तू मेरी क्या कर, सेवा कर या इसके ऊपर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध या प्रतिषेध किया गया है। फिर बलात्श्रम के प्रतिषेध के तहत बंधुआ मजदूरी व बेगार प्रथा को क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। बंधुआ मजदूरी व बेगार प्रथा को क्या किया गया है? बंधुआ मजदूरी क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य। बेगार प्रथा को अरे ऐसा बिना हुआ। पारिश्रमिक के कार्य करवाना। एक व्यक्ति को कुछ भी करवा रहे हैं, तुमने बुलाया उससे कुछ भी करवा रहे हो आप, और एक फिक्स अमाउंट पे कुछ भी करवा रहे हो उससे बेकार। जैसे कि उसे अपने पैर धुलवा रहे हो, जैसे कि सीमेंट पड़ी है सीमेंट गिरवा रहे हो, जैसे कि लावणी करवा रहे हो, उससे कुछ भी करवा रहे हो। एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि भाई मैं ये काम करवाऊँगा तेरे से, तभी आए वो। बंधुआ मजदूरी कि एक बार पैसे दे के व्यक्ति को बांध लेना। एक बार क्या दिया? पैसे दे दिया और गुलाम सा बना दिया उसको। क्या बना दिया? बंधुआ। कि एक बार पैसे दे के, अब ऐसा है किसी व्यक्ति से क्या नहीं हो रहे, पैसे नहीं उतर रहे, क्या है कि कोई क्या है मजदूर है, उससे क्या नहीं पैसे उतर नहीं रहे। फिर बाद के अंदर उसको क्या कर लिया? बांध लिया। इसके अंदर बांध लिया मतलब अब काम कि तेरे से जब तक पैसे नहीं उतरते तब तक तू पूरा काम कर। पैसे तो उसको काम करेंगे तब देंगे, लेकिन अब किसी के पैसे हो तो उसकी क्या करनी पड़ती है? गुलामी। तो ऐसा नहीं करोगे, बंधुआ मजदूरी नहीं करोगे।
अगर तुम ऐसा किसी व्यक्ति को बांध नहीं लिया जा सकता कि ऐसे कि तुम हर काम ही क्या करोगे। अगर तुमने पैसे दिए हैं तो पैसे चुका देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे कुछ भी करवा रहे हो। तो किसी व्यक्ति को बांधा नहीं जा सकता, किसके लिए? काम के लिए, मजदूरी के लिए। बांधने का मतलब ये नहीं है कि उसके रस्सी से बांधना। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को बांध लिया कि अब तेरे पैसे नहीं देगा तो तुम ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, उसके अंदर क्या करना? जकड़ लेना, बांध कर लेना, इसको कहते बंधन मजदूरी। और बेगार प्रथा, बेगार प्रथा के अंदर ऐसा है कि भाई एक निश्चित अमाउंट के नीचे क्या देना? पैसे देना। क्या देना? अब किसी भी जैसे ऐसे किसी मजबूरी का क्या करना? फ़ायदा उठाना। अब जैसो अब देखो हम लाते, अब क्या चल रही है? सभी के क्या चल रही है? कटाई चल रही है फसलों की। फसलों की क्या चल रही है? कटाई चल रही है। अब वहाँ पे मिनिमम क्या रेट है? 500 रुपये एक मज़दूर के। कितने रुपए? 500 रुपये। अब लेकिन इस टाइम के अंदर अब ऐसे मान लो कि वहाँ पे मज़दूर हैं बहुत सारे। कितने? बहुत सारे। अब मज़दूरों के यहाँ पे मज़दूर हैं 500। अरे यहाँ पे जो फसल कटवाने वाले ओनली कितने कामों 300 जनों के क्या दे पा रहे हैं? मतलब 300 को ही लेके गए। यहाँ पे कितने बच गए? 200। अब ये 200 इस प्रकार से तैयार हो जाएं कि भाई साहब तुम्हें हमें 200 रुपये में लेके चले जाओ, लेकिन यार लेके चले जाओ। ये क्या है? बेगार प्रथा। मिनिमम जो वो क्राइटेरिया है वो तो कितना है? 500। लेकिन मजबूरी के कारण अब ये 200 को कोई काम नहीं मिल रहा, तो ये मजबूरी कारण क्या 200 के अंदर जाने के लिए क्या जाएं? राजी हो जाएं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मिनिमम क्या दी जाएगी आपको? मतलब सैलरी दी जाएगी। किसी की मजबूरी का क्या नहीं उठा सकते? फ़ायदा नहीं उठा सकते। युद्ध के समय सरकार किसी भी से भी सेवा ले सकती है। और क्या लिखा हुआ है? युद्ध के समय सरकार किसी के भी सेवा ले सकती है। मतलब अगर युद्ध के अंदर सरकार को किसी की भी ज़रूरत पड़ी तो सरकार उससे क्या ले सकती है? सेवा ले सकती है। किसी भी व्यक्ति से सेवा ले सकती है। इससे ज़्यादा लिखा हुआ है तुम्हारे हैं? हो गएगा। युद्ध के समय सरकार किसी भी के क्या ले सकती है? सेवा ले सकती है। समझ में आया? ये नहीं आया क्या? ऐसे कि जैसे कोई रिटायर, अरे भारत के अंदर रिटायर्ड भी नहीं है, कोई नागरिक को भी ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटायर्ड तो है ही। अब जैसे भारत के अंदर क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। अब उसे किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत हुई, अरे मतलब रिटायर्ड सेना के अंदर तो ओनली सेना वालों की तो होगी। अब सेना की थोड़ी आवश्यकता है। अब कहीं पे सामग्री पहुंचाना है तो नागरिक भी तो पहुंचा सकते हैं सेना तक। वो मूवी थी ना, हाँ, आपने अजय देवगन की वो रण ऑफ कच्छ की, वहाँ पे एक पूरा गांव ही आ गया था, मतलब वहाँ पे उसको। अब जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन के हर नागरिक ने हथियार उठा रखे। क्या है? युद्ध के अंदर नागरिकों को क्या ज़रूरत है? अब इतने उनके पास इतनी सेना तो है नहीं, सेना तो कब की खप जाती। लेकिन हर आदमी ने क्या उठा रखे हैं? हथियार उठा रखे हैं। किसके लिए? देश के लिए लड़ने के लिए। अगर अपने भी युद्ध की स्थिति आती है तो भारत सरकार प्रत्येक व्यक्ति से क्या ले सकती है? सहायता ले सकती है। और उसके लिए वो क्या है? बाध्य है सेवा देने के लिए। क्या है? बाध्य। आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? 32 के अंदर। युद्ध के समय हम किसी भी व्यक्ति से क्या ले सकते हैं? सेवा ले सकते हैं। अब युद्ध चल रहा है, सोचता है कि अगर कहीं पे सफाई करनी है तो ऐसे तो हम सफाई करने के लिए बाध्य नहीं है कि ये काम करने के लिए ऐसे तो। लेकिन अब वहाँ पे जरूरी है सरकार को यहाँ पे सफाई करवाना है तो सरकार नागरिक बोलते हैं कि यहाँ पे सफाई करो विदाउट पैसों के। यहाँ पे पैसे नहीं देगी। क्या नहीं देगी? बिना पैसे के काम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहले तो कि कोई भी बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा, 500 रुपये से नीचे काम नहीं करेगा। सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया? क्या बिना पैसा। लेकिन ये किसके हित के अंदर? राष्ट्र के हित के अंदर ओनली क्या ले सकती है? सेवा ले सकती है। समझ में आया? आर्टिकल 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम पर प्रतिशत, वेश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा और दास प्रथा। दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा को क्या किया गया है? प्रतिबंध किया गया है। फिर बलात्श्रम के प्रतिषेध के तहत बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथा को क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। बलात्श्रम के तहत किसे प्रतिषेध किया गया है? बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथा को क्या किया गया है? क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। युद्ध के समय सरकार किसी भी से क्या ले सकती है? सेवा ले सकती है।
आर्टिकल 24। आर्टिकल 24। आर्टिकल 21 में क्या था? प्राणवधिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? प्राणवधिक स्वतंत्रता का अधिकार। लाइफ एंड लिबर्टी। और कौन सा कैसा जीवन होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अच्छा गरिमापूर्ण जीवन, अर्थपूर्ण जीवन, मानवीय जीवन, क्या होना चाहिए? ये कौन से वाद के अंदर बोला सुप्रीम कोर्ट ने? वो मेनका गांधीवाद के एक के गोपालन में क्या बोल दिया? बस जीवित रहना ही क्या है? जीवन है। लेकिन बाद में क्या बोला? जीवित रहना जीवन नहीं है। जीवन कैसा होना चाहिए? डिग्निटी के साथ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ, ऐसी सारी चीज़ें। आर्टिकल 22 के अंदर क्या था? आर्टिकल 21 के अंदर किसका अधिकार था? शिक्षा का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। पहले कहाँ पे था? आर्टिकल 45 के अंदर। अब कहाँ पे जोड़ दिया गया? आर्टिकल 21 के अंदर। क्या बना दिया इसको? एक मूल अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा। ये अधिकार कानून कब लाया गया? 2009 के अंदर। और 1 अप्रैल 2010 से क्या कर दिया? इसको लागू कर दिया गया। समझ में आया? और आर्टिकल 22 में क्या है? शोषण का जो ये तो 23 में है। अपराधियों के विरुद्ध क्या है? अरे किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या प्रेस किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास। गिरफ्तारी का क्या बताना पड़ेगा? रीज़न बताना पड़ेगा। वकील से परामर्श करने का क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार है। और बाद के अंदर निवारक निरोधक कानून के तहत कितने महीने तक मैक्सिमम गिरफ्तार किया जाएगा? अगर इससे ज़्यादा बनाना तो फिर क्या करेंगे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या बनाना पड़ेगा? एक सलाहकारी बोर्ड बनाना पड़ेगा। अगर वो सलाह देता है कि तुम आगे बढ़ा सकते हो, तुम और भी ज़्यादा कर सकते हो, तो बाद में क्या टाइम समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा नहीं बढ़ाई सकती। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया? इसे 2 माह की कर दिया गया। लेकिन ये अभी तक क्या नहीं हुआ? लागू नहीं हुआ। और ये किसके लिए लागू नहीं है? निवारक निरोधक, मतलब क्या है? आर्टिकल 22 और किस पे लागू नहीं है? एक तो विदेशी शत्रु नागरिकों के और एक निवारक निरोध के कानून के तहत उनके ऊपर क्या नहीं है? आर्टिकल 22 लागू नहीं। आर्टिकल 22 के अंदर मुख्यतः 3 बात कौन सी हैं? एक तो गिरफ्तार करे तब कानून जानने का अधिकार है, कानून को। और एक वो वकील से परामर्श ले, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश ये सारे अधिकार किसके अंदर? आर्टिकल 22 के अंदर। किसको नहीं देंगे अधिकार? शत्रु देश के क्या नागरिक है और निवारक नागरिक। उसके तहत क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया इस चीज़ के तहत विदेशी मामले। समझ में आया? आर्टिकल 23 के अंदर तो क्या है? बलात्श्रम, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, बेगार प्रथा, इनसे क्या किया गया? प्रोटेक्शन दिया गया। उनको क्या प्रतिबंध लगाया गया? किसी बेगार प्रथा नहीं करवा सकते, और किसी को देवदासी प्रथा नहीं चल सकते, और वेश्यावृत्ति नहीं हो सकता, और दास प्रथा, ये सब नहीं किए जा सकते। और अब है आर्टिकल 24। 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों व खदानों में नियोजन का प्रतिषेध। क्या लिखा हुआ है? 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों व खदानों के अंदर नियोजन का प्रतिषेध। वहाँ पे क्या नहीं कर सकते? काम नहीं कर सकते। कौन? 14 वर्ष तक के बच्चे। इनमें 14 ईयर तक के बच्चे क्या नहीं कर सकते? जो कल कारखाने, जो खतरनाक कारखाने, उनके अंदर क्या नहीं कर सकते? कार्य नहीं कर सकते। वर्तमान में 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन नहीं किया जा सकता। किसी भी आप व्यवसाय के कोई भी कार्य में नहीं लगा सकते 14 वर्ष तक के बच्चों को। क्या नहीं लगा सकते? कानून। अगर कोई कानून को 14 वर्ष तक का बच्चा क्या काम करता हुआ दिखाई देता है तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है? उसके मालिक के ऊपर क्या किया जा सकता है? केस किया जा सकता है। लेकिन वह घरेलू व्यवसाय में माता पिता की सहायता कर सकता है। 2016 में नया कानून भी आया। ओनली घरेलू व्यवसाय है ना, उनके अंदर क्या कर सकता है?
माता पिता क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। समझ में आया? माना लग जाए क्या है? और 14 वर्ष 14 से 18 नहीं लगा था 14 वर्ष किसी व्यवसाय गतिविधि में रोजगार का प्रतिशत, लेकिन ये घरेलू व्यवसाय में तो घरेलू व्यवसाय में थोड़ी बहुत माता पिता क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। ऐसा नहीं उसे कल काट में भेज दिया जाए। यह अधिनियम किसानों 14 से 18 वर्ष की आयु के खतरनाक व्यवसाय में नियोजन का जो खतरनाक हैं व्यवसाय है उनके अंदर 14 से 18 वर्ष के व्यक्ति को नहीं जा सकते। उल्लंघन किए जाने पर कारावास है 6 माह से 2 वर्ष और जुर्माना है 20,000 से 50,000 या दोनों। अपराध का दोहराव करने पर 1 वर्ष या 3 वर्ष का क्या दिया जाएगा? कारावास दिया जाएगा। सेम ही सेम है। ये तो क्या है उसके ऊपर, अगर कोई ऐसा कर पाया करता है तो उसकी सजा क्या है? 6 माह से 2 वर्ष 2 वर्ष। अगर कोई दोहराव करता है तो क्या करेगा इसका? दोनों जुर्माना और 2 माह से यानी कि वो जुर्माना कितना है? 20,000 से 50,000 20,000 से 50,000 जुर्माना लगाया जा सकता है और या उसे दोनों भी हो सजा सकता है। 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा दोनों दी जा सकती है। अगर कोई दोहराव करता है तो क्या है? अपराध को अगर दोबारा दोहराता है तो दोहराव का मतलब अपराध को दोबारा करना। अगर ऐसा करेगा तो उसे कितने सजा हो सकती है? 6 से 2 माह की 6 माह से 2 साल, और 20 से 20 से 50 ये दोनों दे सकते हैं। अगर पहले के अंदर क्या होगा? 1 ही देंगे, लेकिन अगर उसने दोबारा किया तो उसके अंदर 2 दिए जा सकते हैं। समझ में आया? अब है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने तथा उसका आचरण करना तथा उसके प्रचार प्रसार का अधिकार। हैं? हाँ बोले कौन जा रही? हाँ रात में नींद तो मन तो खैर आ रही थी। आगे जी पर सवार से उठे गंजना बंद कजे मार आंख के नीचे जो टी-शर्ट काट दिए थे ना हाँ तो चलो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को अपने को क्या है? मानने का अधिकार है, उसे आचरण करने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। किसी भी धर्म को हमें क्या है? मानने का अधिकार है। हम हिंदू धर्म माने तो हिंदू धर्म माने, मुस्लिम धर्म माने तो मुस्लिम धर्म माने, जैन धर्म माने तो जैन धर्म माने, ईसाई धर्म माने तो ईसाई धर्म माने। सबको क्या है? अधिकार है धर्म को मानने का अधिकार है। हम किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का प्रचार कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म में तो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर, अन्य किसी धर्म में तो अन्य धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी भी धर्म को क्या करने का है? मानने का अधिकार है, उसे आचरण करने का अधिकार है और क्या करने का अधिकार है? धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार। राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपेगेट, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपेगेट। ठीक है? किसी भी आचरण करने का और क्या करने का? प्रोपेगेट मानने का अधिकार और प्रोफेस प्रचार प्रसार प्रसार यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे? 3 बाउंडेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लिमिटेशन कितनी है? 3। एक तो पब्लिक ऑर्डर के अंदर क्या नहीं करेंगे? मतलब इसको नहीं माने, और एक मॉरलिटी और हेल्थ, स्वास्थ्य, अन्य मूल अधिकार और अदर फंडामेंटल राइट्स। ये लो इसको आर्टिकल 26 भी होगा। किसी भी धर्म को क्या करने का है? मानने का अधिकार है। किसी भी धर्म को क्या है? मानने का अधिकार करना है, उसे आचरण करने का अधिकार है, उसे प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके ऊपर क्या लगाएगी? 3 सीमाएं। एक तो नैतिकता के आधार पर कोई भी आदमी धर्म का इस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है जिससे नैतिक कार्यों का, जो नैतिक एथिकल वैल्यूज हैं उनका क्या हो? उल्लंघन हो। उसके आधार पर क्या है? सीमाएं। इतना भी ज़्यादा वो नहीं कर सकते, नैतिकता का क्या कर दो? तुम पतन कर दो। एक स्वास्थ्य
कोई व्यक्ति है ऐसे, मतलब सचिन है, क्या है सचिन, क्या है सचिन व्यक्ति है, इसका क्या है स्वास्थ्य खराब है, क्या है स्वास्थ्य खराब है। अब ऊपर तुम इसके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं कर सकते कि तू अब नमाज पढ़, इसका स्वास्थ्य खराब है, तुम इसके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते क्या है कि तू नमाज पढ़ी, या ऐसा इसका स्वास्थ्य खराब है इसको जाके क्या पूजा के अंदर बैठा दे कि तू पूजा करी ही, ऐसा स्वास्थ्य खराब है इसको बोल दे घंटी पकड़ा दें कि तू बजाई, ऐसा नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो वो उसके अंदर बाउंडेशन है किसी प्रकार का, उसके साथ ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। लोक व्यवस्था, अगर कहीं पे लोक व्यवस्था क्या हो रही है भंग हो रही है और तुम जाके बोलो हम तो यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, तो क्या है ऐसी आपको एब्सोल्यूट पावर नहीं है किसके अंदर, लोक व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को अगर तुम्हें हटाना पड़ा तो तुम हटाएंगे। लोक व्यवस्था बनाने अगर मतलब कहीं पे लोक व्यवस्था खराब है तुम कहेंगे हम तो यहाँ पे क्या लगाएंगे मेला लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे भजन करेंगे, तो मतलब सरकार पुलिस आपको हटा सकती है। लोक व्यवस्था अगर बाधित हो रही है तो आपको क्या लिमिटेशन है आपको वहाँ पे ऐसा कुछ करने का। स्वास्थ्य खराब हो रहा है या अगर तुम किसी नैतिकता का पतन कर रहे हो तो क्या है ये तीनों को क्या है सीमाएँ प्रतिबंध है, समझ में है। मॉरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, ये तीन क्या है लिमिटेशन है किसके ऊपर, धर्म को प्रोफेगेस एंड प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपोगेट, ये क्या है तीन अधिकार हैं, क्या है राइट्स हैं और उनके ऊपर क्या है 3 लिमिटेशंस, कौन कौन सी हैं, पब्लिक ऑर्डर्स, मॉरलिटी एंड हेल्थ और अन्य मूल अधिकार। अन्य मूल अधिकार मतलब समझ रहे हो, अन्य मूल अधिकार ऐसा है कि आर्टिकल अगर किसी का, अब ऐसा आर्टिकल क्या है 14, उसमें क्या है समानता का अधिकार। अब कौन आए, ये आया हिंदू धर्म से क्या करता है बिलोंग करता है। अब आर्टिकल 14 किसको है सभी को, आर्टिकल 15 किसी को है सभी को। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जाता है हिंदू धर्म का है और फिर जाते मुस्लिम धर्म के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा धर्म क्या है खराब है, भ्रष्ट है और ये वो है, क्या है कुल मिला के क्या है खराब है। ये क्या कर रहा है ये वो है, ये क्या कर रहा है कुल मिला के सारी बातें क्या कर रहा है, इससे क्या कर रहा है भेदभाव कर रहा है, क्या कर रहा है भेदभाव। तुम कौन से आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है तुम, आर्टिकल 15 का। अब ये आर्टिकल 15, अब इससे आर्टिकल 15 से उसके धर्म को क्या पहुंच रही है ठेस। तो ऐसे किसी भी आर्टिकल को अगर क्या होती है ठेस पहुंचती है, अन्य ऐसे नहीं कर सकते। हाँ सीधे ही सीधे दर ले जाओगे तुम फिर कहाँ पे, वो आर्टिकल क्या 32 नंबर बस पकड़ते हैं वो सीधा कहाँ पे चला जाएगा दिल्ली तक। हर बात के अंदर वो बहुत भयंकर तरीके से लपेटता है भाई आर्टिकल 32 के अंदर। हाँ तो ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति ने आपने इसके अंदर मर गया तो उसकी बॉडी ला के दो मेरे को, कुछ भी करो। हाँ मर गया तो क्या? इसका अंगूठा बच रहा है, अगर तू किसी के साथ क्या किया धर्म के आधार पर भेदभाव किया तो सीधा बस पकड़ता है बस नंबर 32 और सीधा कहाँ तक जाती है वो बस दिल्ली तक जाती है। वो दिल्ली के अंदर जाने के बाद में बहुत खतरनाक रूप लेते हैं। अगर जयपुर तक समट गया तो समट गया, अगर वो दिल्ली तक चला गया तो तुम्हारी क्या है पीढ़ी बीत जाएंगी। तो कोई भी व्यक्ति बस नंबर 32 के अंदर बैठ सकता है, हैं? कोई भी बैठ सकता है अगर इसके अधिकारों क्या होता है उल्लंघन होता है। कौन से अधिकारों का, मूल अधिकारों का। तो कौन सी बस में बैठेगा 32 में, और कहाँ तक जाती हो दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट तक। और वहाँ पे जाने के बाद में फिर वो बहुत भयंकर तरीके से क्या है स्पीड भगाते हैं बस को, इतने धचके देते हैं। वो तो चोमू जाती है 32 उसके
अरे तने अटैकिंग सराउंडिंग के बारे में अरे आप समझो मुन आप पढ़े पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे बट समाजशास्त्र क्यों पढ़ रहे समझा? वाले बहुत था 7 नंबर बस मैंने पेट लिया बाहर लगते हैं वो कानून बना आर्टिकल 26। अब आर्टिकल किसकी बात करेंगे? मेरे 10-32 नंबर घूम जाएगी दिल्ली जाएगा 10 दिन बैठ लो आर्टिकल 26। आर्टिकल क्या है? 26। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा कार्यक्रमों का आयोजन करवाना तथा इन कार्यों का प्रबंधन देखना, चल अचल संपत्ति को अर्जित करना। क्या रह गया? जैसे हैं? उदाहरण चाहिए क्या उदाहरण। है? मैं बता देता हूँ मुझे। समय समय पर अनुच्छेद 25 के अनुपालन को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे सबरीमाला विवाद। इसके अंदर सबरीमाला विवाद क्या है? महिलाओं को अंदर नहीं जाएगा कि जिन महिलाओं के पीरियड्स आ रहे हैं उनको कहाँ पे नहीं जाने दिया जाता? मंदिर के अंदर नहीं जाने देता। तो ये तो सामाजिक हाँ ऐसा ही। वो पानी भी कह रहे तुम? मेरे को दे दो पानी। फायर क्रैकर्स पटाखे सबरीमाला विवाद क्या है? एक मंदिर है जिसके अंदर तमिलनाडु के अंदर जिन महिलाओं को क्या, अब देखो ये देख रहे हैं आर्टिकल 25 दे रखा है, किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? मानने का अधिकार है और उसका आचरण करने का अधिकार है, उसे प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन जैसे बात आर्टिकल 14, अब उसके अंदर महिलाओं को जिनके पीरियड्स आ रहे हैं वो क्या नहीं जा सकती? मंदिर नहीं जा सकती। अब ये आर्टिकल 14 के अंदर किसको है? सबको क्या है? समानता का अधिकार है। आर्टिकल 17 के अंदर क्या है? किसी भी अस्पृश्यता, किसी के साथ भेदभाव, अनटचेबिलिटी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 17 और 14 का क्या हो रहा है? यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। एक तो समानता का अधिकार है कि मतलब वहाँ पे जाया नहीं दिया जा रहा है, किनको? महिलाओं को। और एक है 17 आर्टिकल 17, उसके अंदर क्या है? अस्पृश्यता। ये क्या कर रहे हो तुम? तो भेदभाव कर रहे हो। फिर है ट्रिपल तलाक, अनुच्छेद 25। अब एक तो क्या है आर्टिकल 24 के अंदर सभी को क्या है? समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 के अंदर क्या है? सभी को समानता का अधिकार है। और तुम क्या बोल रहे हो? जो ये 3 बार तलाक तलाक तलाक, हाले तलाक हो गया। ये अच्छा लगता है कैसे? ये कौन सा समानता का अधिकार हुआ? ये कौन सा ना, ये कौन सा समानता का अधिकार हुआ? एक जगह तो तुम कोई मतलब तलाक लेता है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, और एक जगह ऐसे 3 बात बोल दो, तलाक तलाक तलाक, हर तलाक हो गया। अच्छा लगता है कैसे? योगी योगी योगी। और अब वहाँ पे क्या होता है? आर्टिकल 14 और 21 कर लूँगा। अब आर्टिकल 21 अब आर्टिकल 21 का उल्लंघन कैसे हुआ? मेरे को ये बताओ। क्या कौन सी से? ट्रिपल तलाक से। तलाक देना जी हमारा आर्टिकल 21 को उल्लंघन किया है। बता एक बार रुक जा, तू बता मेरे को। हाँ आर्टिकल ललता गुजर, मैं बताऊँ तू बता। क्योंकि ना आर्टिकल 21 में है कि लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार है। और इनमें ये है कि वो तलाक जो ट्रिपल तलाक है ना, जब हम बाकी जिंदगी लोग नहीं चाहते, वो जो एक को पाना चाह रहे बोले जो ना कि ओनली सांस ले हुई जिंदगी में। अब किसी को बड़े समाज के अंदर बोल दिया तलाक तलाक तलाक, अरे उसके गरिमा को ठेस नहीं पहुंची क्या? उसको चोट नहीं पहुंची क्या? उसको छाती के अंदर पर छेड़ नहीं लगी क्या? है ना? अब ये बड़े समाज के अंदर बोल दे तुम 3 बार तलाक तलाक तलाक, इतने दिन से तुम उसके साथ संबंध बनाते हुए आ रहे हो, तुम्हारे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, तुमने क्या बोल दिया? तलाक तलाक तलाक। अकेले में बोल देते हो नहीं किसको अलग के अंदर अरे समाज को पता तो चलेगा। समाज को पता चलना चाहिए क्या? डिग्निटी ऑफ, अरे व्यक्ति की खुद की भी क्या होती है? कुछ गरिमा होती है। दूसरों के लिए थोड़ी मतलब दूसरों के लिए थोड़ी गरिमा, अब उसकी खुद की गरिमा को तो क्या पहुँचता है? ठेस पहुँचता है। अरे उसको बाटे किसी क्या लगती है? चोट। तो आर्टिकल 21 का क्या हो जाता है? उल्लंघन। ये तो फिर लाउड स्पीकर से आजान संथारा प्रथा। अब वो लाउड स्पीकर से क्या रहा है? मतलब नमाज रहे पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है कैसे? तुम ऐसे पढ़ रहे हो, और भी धर्म के लोग रहते हैं या और भी कोई भी स्टूडेंट भी रहता है। स्टूडेंट। आर्टिकल क्या रखा है? मैंने ध्वनि प्रदूषण कहीं पे पढ़ाया है तुम्हें? हाँ वो तो इकोलॉजी के अंदर पढ़ाया है ना।
आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 उसके अंदर दे रखा है कि बच्चे को अंदर क्या मतलब सभी को लिए स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। ऐसा वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि तुम लाउड स्पीकर इस पर कुछ भी करो, सबको क्या है पढ़ने का अधिकार भी शिक्षा है, जिसके अंदर बच्चों के लिए क्या हो स्वच्छ वातावरण हो, इसके अंदर ऐसे ऐसे ये क्या आते हैं। फिर दिवाली पर पटाखे जलाना अच्छा लगता है कैसे? बात खुद की है ये तो अब ऐसा लग रहा होगा अच्छा लगता है, पर अच्छा नहीं है। दिवाली पर तुम इस प्रकार से पटाखे नहीं जला सकते। इसके पटाखे जलाने के साथ साथ क्या होता है, एक तो पर्यावरण का क्या होता है प्रदूषण होता है, तो ऐसे ही तो भी जला रहे थे। हाँ। फिर देखो उपरोक्त विवादों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1954 में मठ केस में धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत अपनाया गया। धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत क्या है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निम्न धर्मों का अनिवार्य अंग ही नहीं माना, इसमें इस्लाम में दाढ़ी रखना। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निम्न को धर्म का अनिवार्य अंग नहीं माना, इस्लाम में दाढ़ी रखना, दिवाली पर पटाखे जलाना, इस्लाम में 3 तलाक, सबरीमाला महिलाओं का प्रवेश निषेध, लेकिन सिखों द्वारा कृपाण धर्म का अनिवार्य अंग है। हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हैं। समझ में आएगी? मैं समझाऊँ? धर्म का अनिवार्य अंग क्या है? धर्म का उपयुक्त इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उपयुक्त विवाद का समाधान करने सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में सिरूर मठ केस में धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत अपनाया गया। क्या है धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत? धर्म की अनिवार्यता जो धर्म के अनुसार होना जानिए प्राइवेट कि भाई ऐसे नहीं कि आप बैठे रख रहे हो आपकी धर्म की अनिवार्यता है, या फिर यानी कि उनकी रिलीजियस टेक्सेस होंगी, उनके जो धार्मिक ग्रंथ है वो प्रमाणिक ग्रंथ है, उनमें यदि लिखा हुआ है कि हाँ ये चीज़ करना है तो ठीक है, यदि नहीं लिखा हुआ उनके अंदर तो वो गलत है। जैसे सिखों की धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कृपाण रखना उनके लिए इसको छेड़ में टक टक की आवाज आती है, थोड़ी इसको। उनके जो मुस्लिम्स हैं उनके ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ कि वो दाढ़ी रखना क्या है अनिवार्य है, और क्या नाम अपने पटाखों के बारे में नहीं लिखा हुआ कि पटाखे जलाना ही जरूरी है। किसके लिए? जैसे ये लिखे हुए तो भी अगर मैं एनवायरनमेंट पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत। लेकिन उनमें क्या क्या धर्म के अनिवार्य जो धर्म के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं उनको क्या कर सकते हो तुम मान सकते हो। उसके अब इसको कैसे किया जाए? अब धर्म के अंदर कुछ ज़्यादा रूढ़ी और परंपराएं चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, मतलब वो क्या अनिवार्य, बस ओनली उनको क्या कर सकते हो तुम मान सकते हो। ये क्या है धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत। इस धर्म अगर मुस्लिम धर्म में तो नमाज पढ़ना क्या है अनिवार्य, क्या है अनिवार्य, तो फिर उसको तुम उससे बातें नहीं कर सकते, उससे क्या नहीं वंचित नहीं कर सकते। ऐसा कि जो चीज़ अनिवार्य है, जैसे रामल जी की पूजा क्या करते हो तो गोठियों को वहाँ पे क्या है पूजा करने का अधिकार, अब ये क्या है अनिवार्य है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ। लेकिन इसके अंदर वो नहीं किया कि तुम दाढ़ी बनाना कोई अनिवार्य प्रोविज़न है, या दिवाली पर पटाखा जलाना कोई अनिवार्य, इस्लाम में 3 तलाक, सबरीमाला में प्रवेश, ये कोई अनिवार्य प्रोविज़न नहीं है। समझ में आया? अनुच्छेद 26 संसद से ठीक है, मैंने लोकसभा राज्यसभा ये बिल्डिंग का मैंने किसके हाँ, इसके बाद 2 मिनट को किताब नहीं रहती तो भी ये इसमें देख रही है अपने पास, कोई मतलब नहीं है चाहे सरकार ली है। इसके बाद 2 मिनट में ले ली तो भी इसकी तेरी ले ली, अरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दे तो देते नहीं तो अपने तो कोई जवाब नहीं है, वो तो सुन होगा ऐसे ही थोड़ी खींचो यार। फिर आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना करना तथा कार्यक्रम का आयोजन करवाना तथा इन कार्यों का प्रबंधन देखना, चल और अचल संपत्ति को अर्जित करना। क्या सीधी सी बात है। धार्मिक संस्थानों की स्थापना, कोई भी धर्म के लिए संस्थान बनाने की आवश्यकता हो तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करवा सकते हैं तथा इनका प्रबंधन देखना किसका काम है,
व्यक्ति खुद का। और अचल और चल संपत्ति को अर्जित करना। चल संपत्ति कौन है? चल संपत्ति कल परसों बताया था इसने, बताओ था। हाँ, चल संपत्ति तो एक तो सीधा लोग क्या हुआ? चल संपत्ति तो बता। नहीं चल संपत्ति बता। ना तू बता बे। चल संपत्ति में पैसों रहते जो आवाज में चलते चलो रहते मोतो को तो अलतर जो टाइम के मैंने कत्ती बार बताऊं मैदान कोई। आओ तुझे बर आओ तो जे पास कट गए वो। एक बार थोड़ा सा बता दे, मैं बता दे। चल एक तो- संपत्ति पैसों से हाँ और नाम बता अचल? तू। और अचल वो विधन जैसे क्या अपना करना बता दे। कोई सही जा रहा है। रोजगार सुनेगी आया कि इस तरह से अपना करना है। इस तरीके आ तो जा एक तू। एग्जांपल दे। कोई पशुधन मारना है पशुधन और पशुधन ने तो खड़ा पेश कर चल संपत्ति जो तो कोई जमीन भी दूध व्यापार करते रहे हो तू। वैसे तो आप आर्डिनरी बड़ीन बेचते रहे हो। हो सके थोड़ा हो सके ज़्यादा को जमीन लगाएगी। जैसे ज़मीन होगी, प्रॉपर्टी होगी, आप नहीं जाएंगे, आप एक दिन में बेच दोगे जैसे कि एक दिन में बेच दोगे तो आज चल संपत्ति है। एक पैसा बढ़िया 5 बढ़िया लेकिन अभी तो यार 4 वर्ष लिया चल एकदम। संपत्ति। बता तो। अभी बता दियो ना यो। और 5 बार बता दिया आज तो 5 बार बता दिया, 4-3 चल तो यार बता देख दिया। मैं मार रहा हूँ पैसा जी पैसा आता जो था आपको तरी immediately वाली कहेगा चीज़। सोना चांदी जी मेरे कने वो का इमीडिएटली बात चीज़ें बेच सको वह का ये चल संपत्ति जानते इमीडिएटली का कौन बेच कौन सको वह का ये अचल संपत्ति जो प्रॉपर्टी होगी जमीन होगी कॉन्सेप्ट तो इकोनॉमी में से अपने मकान हो या वो बताइए जो और वो बताइए जमीन को ऐसे बेच सकते हो तुम जब चाहो। आप घूस मत। लाम हाँ तो तेरा हर बार चला जाता है लेकिन वो फिर बाद के अंदर वो या तो तुम्हें रखना पड़ेगा। हाँ ख्यालों के अंदर ही उठा देती है उसको। ये धार्मिक संस्थानों की स्थापना करना। क्या है धार्मिक संस्थान कौन से होते हैं? धार्मिक संस्थान जैसे कि मंदिर और भी मस्जिद भी हो सकती है। इस्लाम मंदिर मस्जिद कोई ये वक्फ बोर्ड ये ऐसे संस्थान क्या है? वक्फ बोर्ड ऐसे क्या है? अब इनको कार्यक्रमों का आयोजन करना। अब यहाँ पे क्या भगवत गीता क्या चल रहा है? कार्यक्रम चल रहा है तो बाद के अंदर भगवत गीता के अंदर कितने जने पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसा कार्यक्रम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं? चला भी सकते हैं। ऐसा क्या कह रहा है? प्रोविजन है इसके अंदर आर्टिकल 26 के अंदर। अगर कोई भी एक बड़ा सा कार्यक्रम हो रहा है तो आर्टिकल किसका प्रयोग करते हुए हो रहा है? 26 का। अब कभी भी आपको वहाँ भंडारा होता है दिखे तो आर्टिकल कौन सा इम्प्लीमेंट कर देना वहाँ पे? 26। कोई भी पूजा करता दिखे आर्टिकल 25। ऐसे जैसे पूजा करने लगो आर्टिकल 25। जैसे भंडारे में जीवना लगो आर्टिकल 26। जैसे किसी पैसे दो दान पात्र में आर्टिकल 27 में आते हैं। मतलब ऐसे मतलब दान हो गए किसी भी सिद्ध में। अभी 27 के अंदर क्या लिख रहा है? इसके अंदर छोटे राज्य की कोई धार्मिक नहीं लगा सकता, शुल्क लगाया जा सकता है। शुल्क लगाया जा सकता है बस। हाँ शुल्क हाँ मतलब थोड़े बहुत पैसे दे सकते हो तुम। ऐसे तुम्हारे ऊपर बाध्यता रहेगी टैक्स की। मेंटेन इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस फॉर चैरिटेबल पर्पस दिखा नहीं 26 के गया अंदर इसके अंदर लिखने होता है। एचएल और चल संपत्ति त्याग कर सकते हैं तो वो उसमें 26 में तो है। अब जैसे चल संपत्ति में हाँ चल संपत्ति अर्जित करना मतलब उसके अंदर है क्या है? हाँ धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक उद्देश्यों के साथ संस्था या ट्रस्ट की क्या कर सकते हो? स्थापना किया जा सकता है। अपने धर्म के विषय को मामले का प्रबंधन। जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण इस संपत्ति का विधि के तहत क्या कर सकता है? प्रशासन। इसके अंदर थोड़ी नोट्स कम है ना। चलो आज़ाद तो इसके अंदर बोलो छोड़ो। 26 के अंदर ही नहीं कोचिंग की कटे जाओ। ऑनलाइन बोलो हाँ किसकी खोला था? स्प्रिंग बोलो
अपने ही थे प्रोफेशनल अकेडमी के थे। ऑनलाइन प्रचार प्रसार करा रहे हैं, किसके नोट चुराए हैं। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, आचरण करने का, प्रसार प्रसार अधिकार करने का, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर अन्य मूल अधिकारों पर क्या है? पाबंदी है। आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों को प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्य हेतु संस्थानों की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। धर्म के उद्देश्य के लिए किसी भी धर्म धार्मिक संस्थानों को क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं, उनको प्रशासन उनको चला सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं? गवर्न कर सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों का क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं। धार्मिक उद्देश्यों के लिए चल व अचल संपत्ति को क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं। विधि के तहत संपत्ति का क्या कर सकते हैं? प्रशासन करने का अधिकार। विधि के अनुसार जो भी क्या है? संपत्ति का प्रशासन। अरे कहीं पे भी खाटू श्याम जी का ट्रस्ट है तो विधि के समक्ष उसको क्या है? प्रशासन करने का अधिकार है। किसको? ट्रस्ट वालों को। और ट्रस्ट वाले किसी संपत्ति को क्या कर सकते? गवर्न कर रहे हैं तो किसके आधार पर? आर्टिकल 26 के आधार पर। समझ में आया? फिर आर्टिकल 27, राज्य किसी धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं लगाएगा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म पीछे पड़ रहा है तो अब क्या करें? सबके ऊपर क्या लगा दें? मतलब मुस्लिम धर्म के अंदर क्या करना है? मंदिर मस्जिद उस्जिद बनानी है उनको, और बाद में क्या उसके कर लगा दें कि लाओ सब इतने कर दोगे। ना, ये क्या है? इंडिविजुअल मामला है, उसके ऊपर क्या नहीं लगा सकते? कर नहीं लगा सकते किसी भी धर्म के विकास हेतु। हालांकि धर्म निरपेक्ष गतिविधियों के लिए धार्मिक संस्थानों पर क्या लगाया जा सकता है? शुल्क लगाया जा सकता है। कौन सी गतिविधियों के लिए? धर्म निरपेक्ष गतिविधियों के लिए क्या लगाया जा सकता है? शुल्क। क्या है? शुल्क। शुल्क का मतलब ऐसे जैसे तुम वहाँ पे कोई पार्किंग के अंदर क्या करेंगे? गाड़ी खड़ी करने गए तो आपके ऊपर क्या पार्किंग क्या क्या किया जा सकता है? शुल्क वसूल किया जा सकता है। वो नहीं किया जा सकता, कर नहीं लगाया जा सकता। हाँ, राज्य किसी भी धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं लगाएगा। हालांकि धर्म निरपेक्ष गतिविधियों के लिए धार्मिक संस्थानों पर क्या लगाया जा सकता है? शुल्क लगाया जा सकता है। अब आर्टिकल 28 क्या है? 28 सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती? कहाँ पे नहीं दी जा सकती? सरकारी स्कूलों के अंदर। अरे सरकारी स्कूलों के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती। निजी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन विद्यार्थियों को इसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ में आया? प्राइवेट स्कूलों में क्या की जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन आपको पकड़ के नहीं ले जा सकता कि ले तू बैठी। अगर हिंदू धर्म के अंदर क्या करे? कोई धर्म की शिक्षा दे रहा है और कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता, अगर किसी को प्रार्थना के अंदर क्या है? इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्लास के अंदर बैठ सकता है। तुम उसे बाध्य नहीं कर सकते कि प्रार्थना के अंदर चलो ही। तो निजी स्थानों के अंदर क्या की जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकारी स्कूलों में तो फिर वो वहाँ पे सीख करता ना, तो मेरे 2-3 दोस्त थे वो मुस्लिम थे ना, तो वो क्या करते थे मतलब माथा का 8:30 तक काहे गुंजारी मारोगे? डीपी ना, डीपी जो मैनेजमेंट करता था। आर्टिकल 32 को छोड़ देंगे, 32 करवाएंगे कल, बस ओनली 32 ही होगा, वो बहुत बड़ा है। जो मैनेजमेंट था ना वहाँ पे, अब आर्टिकल 31 तक चलेंगे आज। तो उनको भी साइड में चलो चलो, और बाद में वहाँ पे हनुमान चालीसा बोलते थे मुसलमान सब जय हनुमान के अनुसार। आर्टिकल किसका वहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे थे वो? आर्टिकल 28 को क्या कर रहे थे? अब 3 चीज़ें आर्टिकल 28 के अंदर क्या है? सरकारी स्कूलों में क्या की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, निजी विद्यालय के अंदर दी जा सकती है, लेकिन बातें नहीं किया जा सकती। क्या ऊपर गिर जा रहा है? इसके अंदर 2 ही तो बात है। राज्य द्वारा प्रशासित एवं धर्म विशेष के लिए स्थापित की गई संस्था को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा प्रशासित एवं धर्म विशेष के लिए स्थापित कोई भी मुस्लिम धर्म के लिए क्या मदरसा क्या किया है? इस्टेब्लिश किया है किसने? राज्य सरकार के अंदर। तो उसको वहाँ पे क्या दी जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी धर्म विशेष के लिए। अगर उन्होंने क्या धर्म विशेष के लिए क्या एक मदरसा क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर क्या की जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं दी जा सकती। निजी विद्यालय में दी जा सकती है, लेकिन बातें नहीं किया जा। राज्य किसी धर्म विशेष के लिए क्या कर सकता है?
मतलब सरकारी संस्थान स्कूलों खोल में तो सकता है। शिक्षा नहीं दी जा सकती और प्राइवेट स्कूलों में निजी संस्थानों में शिक्षा तो दी जा सकती है, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। और धर्म विशेष के लिए एक संस्थान खोला जा सकता है, उसके अंदर उसके क्या किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कौन खोल सकता है? राज्य खोल सकता है। आर्टिकल 25 में धर्म को मानने का अधिकार, आचरण करने का अधिकार और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए ये क्या है? 3 सीमाएं। आर्टिकल 26 के अंदर क्या है? राइट टू मैनेज रिलीजन, किसी भी धर्म को चलाने का अधिकार, प्रबंधन करने का अधिकार, कार्यक्रम बनाने का अधिकार और वहाँ पे चल व चल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार। ये सब किसके अंदर? आर्टिकल 26 के अंदर। आर्टिकल 27 के अंदर क्या है? किसी भी धर्म पर धार्मिक कर नहीं लगाया जा किसी सकता। भी क्या लगाया जा सकता? ओनली शुल्क लगाया जा कर सकता लगाया है। जा सकता है। तीनों सारे तो हो गए याद, ये तो चिन चिन तो है। 28 हो गए। चलो 29 के अंदर। अब 29 से 30 क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन से? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 से 30। हाँ, सब याद हो जाएंगे एक सारे, एक ऐसे कैसे हो जाएंगे, क्या टेंशन लेती है? लास्ट तक लास्ट तक नहीं है, लास्ट तक। 29 भारतीय संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। 47 क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अभी ओनली 1.5 घंटा हुआ है ना, इसके अंदर भी 30 मिनट शुरू के अंदर मैंने ओनली रिवीजन करवाया आर्टिकल 19 से। अभी ओनली 1 घंटा हुआ है। ये तो छोटे छोटे हैं, जब 32वां आएगा वो एक दिन के अंदर 32वां ही होगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 19 से 30 तक। भारतीय संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है ना? कौन कौन से हैं वो? धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक। बोले लड़खड़ाने लग गई। लेकिन इन्हें संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। कहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है? संविधान में। कितने प्रकार के अल्पसंख्यक होंगे? 2 कौन कौन से? धार्मिक, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक धार्मिक अल्पसंख्यक। और इन्हें संविधान में क्या नहीं किया गया? परिभाषित नहीं किया गया। However, the term minority was not defined. क्या नहीं किया गया? इनको डिफाइंड नहीं किया गया। किनको? इन माइनॉरिटीज को। धार्मिक अल्पसंख्यक क्या होते हैं? केंद्र सरकार द्वारा 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम बनाया गया। इसके तहत केंद्र सरकार ने 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। पार्लियामेंट हैज गिवन माइनॉरिटी स्टेटस 6 रिलीजियस इन द नेशनल माइनॉरिटी एक्ट 1992। 6 धर्म 1992 1992 मतलब केंद्र सरकार ने क्या बनाया? एक्ट बनाया। क्या? माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी एक्ट 1992। और इसमें किस प्रकार 6 प्रकार के रिलीजियस को क्या दिया गया? दर्जा दिया गया है। किसका? माइनॉरिटीज का। इसमें कौन से? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन, बौद्धिस्ट और पेरिस। क्या है पेरिस में? पारसी और सिख। कृष्ण का बोलो। इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन। कृष्ण का बोलो। टाइम आप बोल दे यार। इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन। इस्लाम, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, जैन। इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन। फारसी सी। अब क्या है? नेशनल माइनॉरिटी एक्ट 1992। इसके अंदर 6 जो रिलीजियस है उनको क्या किया गया? माइनॉरिटीज़ का क्या किया गया? दर्जा दिया गया। और इसके अंदर कब दिया गया ये? 1992। और कितने? वो 6 कौन है? इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और जैन। हालांकि TM पाई फाउंडेशन केस 2007। कौन सा केस?
कोई बात नहीं, तो मैं बता दूँ। हाँ। टीएमपाई फाउंडेशन के 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने के निर्देश दिए, हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। जो टीएम फाउंडेशन लिखा रखा है तेरे को? नहीं, तो ये मतलब तुम लिखने लायक है वैसे, तो लिखोगे क्या? बच्चों को ही था यार। अध्यक्ष सवाल तो इसमें क्या टीएमपाई फाउंडेशन केस है 2007 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के जनसंख्या के आधार पर क्या दो, अल्पसंख्यक का, ना कि धर्म के आधार पर दो, कि राज्य के अंदर कितनी पॉपुलेशन, ऐसे मान लो कि किसी राज्य के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, 100 है, और उसके अंदर 5 के हैं मुस्लिम हैं, 50 के हैं हिंदू हैं, 20 के हैं ईसाई हैं, और 20 के हैं और 5 के हैं पारसी। ये। तो इसके आधार पर क्या दो तुम, माइनॉरिटीज़ का वो दो। अगर अब ऐसे मान लो, नहीं ऐसे मान लो 5 तो क्या है, ना 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 नहीं 50 तो क्या है मुस्लिम, 5 क्या है हिंदू। अब उस लिस्ट के अंदर कहीं पे हिंदुओं का क्या है, माइनॉरिटी के अंदर है कुछ नहीं है। लेकिन ये किसकी, राजस्थान की जनसंख्या है, राजस्थान के अंदर 5% तो क्या है हिंदू है, मुस्लिम, क्या है हिंदू हैं, 50% क्या है मुस्लिम है, 20% क्या है ईसाई है, 20% क्या है जैन है। इनके अंदर माइनॉरिटी के अंदर कौन है? मुस्लिम 50%। अच्छा, हिंदू माइनॉरिटी मतलब हाँ? अल्पसंख्यक कौन दिख रहे हैं इसके अंदर? अल्पसंख्यक तो हिंदू से, तो माइनॉरिटी अब उसके अंदर कहीं पे भी लिख रहा है, नहीं, तो उसने ये टीएमपाई फाउंडेशन कहा है कि तुम धर्म के आधार पे वो करें, पूरे भारत के अंदर धर्मों की, पूरे भारत के अंदर मुस्लिम धर्म की क्या है जनसंख्या कम है, ईसाइयों की क्या है कम है, जैन की क्या है कम है, उसके आधार पर क्या दे रखे हैं अल्पसंख्यक का दर्जा। तो टीएम फाउंडेशन के 2007 ने कहा है कि तुम उसके आधार पर मत दो। राजस्थान के अंदर मुस्लिमों की जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो कहाँ पे उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जनसंख्या कम है तो उन्हें क्या मिलना चाहिए, माइनॉरिटी का क्या मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर अल्पसंख्यक हिंदू हैं तो यहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं को क्या मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। अगर कहीं पे अल्पसंख्यक मुस्लिम है तो उसको वहाँ पे मिलना चाहिए। लेकिन हमने क्या दे रखा है, पूरे भारत के अंदर धर्म के आधार पर क्या दे रखे हैं, अल्पसंख्यक का दर्जा। टीएमपाई फाउंडेशन 2007 में क्या गया, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के आधार पर क्या दो, जनसंख्या के आधार पर क्या दो, ऐसे। फिर भाषाई अल्पसंख्यक क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक। नई तो संविधान और नई कोई अधिवेशन में इसे परिभाषित किया गया है। ना तो इसे किसी संविधान के, ना तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है और ना ही किसी अधिवेशन के अंदर। क्या है, इट हैज नेवर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नो इन एक्ट। ना तो इसे किसी एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया और नहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक को, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी को। बस अल्पसंख्यक लिख लो ना, तुम्हें नहीं दे रखा है क्या? लिख लियो तो कोई बात नहीं, इसके अंदर सीधा से लिख दो, भाषाई अल्पसंख्यक होते ही नहीं, होते हैं नहीं। बस परिभाषित नहीं रखा है, बस ओनली लिख रखा है। किसके अंदर, यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक। यहाँ पे जो क्या हुआ, संविधान, भारतीय संविधान 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख करता है। ओनली क्या करता है, उल्लेख, ओनली धार्मिक अल्पसंख्यकों का और भाषाई अल्पसंख्यकों का। लेकिन भाषाई अल्पसंख्यकों को तो कहीं पे क्या नहीं कर रखा है, परिभाषित भी नहीं किया गया। लेकिन इन्हें संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। धार्मिक अल्पसंख्यकों को तो नेशनल माइनॉरिटी एक्ट आया, कब आया, 1992 के अंदर। फिर 6 प्रकार के क्या धर्मों को माइनॉरिटी क्या क्या दिया गया, दर्जा गया। और टीएमपाई फाउंडेशन में 2007 में क्या कहा कि राज्य के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर दो। भाषाई अल्पसंख्यक को न तो संविधान में परिभाषित किया गया और न ही किसी अधिवेशन में। आर्टिकल कौन सा पढ़ा रहा था, 28 ये वापस क्या आ गई, हाँ। अब आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण लिखा रखे। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है। राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म
मूलवंश जाति भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अगर भारत में कहीं पे भी कोई निवास करे उसको अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी स्क्रिप्ट को क्या करना है, को प्रोटेक्ट करने का क्या है, अधिकार है। भारत के अंदर कोई भी कहीं पे भी क्या रह रहा है, निवास कर रहा है, तो उसे अपने कल्चर को क्या है, मानने का अधिकार है, अपनी भाषा को मानने का अधिकार है और अपनी लिपि को मानने का अधिकार है। ये सारे क्या है, और इनका मानने का भी अधिकार है, इनको संरक्षण करने का भी अधिकार है। वो अपनी जो भी चीज़ें हैं जैसे माइनॉरिटी, ये क्या है, संस्कृति, वो कहीं और दूसरी जगह रहता है लेकिन उसकी वो संस्कृति को वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम और कार्यक्रम भी चला सकता है, अगर वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है तो, भाषा के लिए भी और लिपि के लिए। अभी राजवीर सर जो मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब भाषा के लिए जो वो कर रहे हैं, वो क्या है, आर्टिकल 29 का प्रयोग करते हुए क्या कर रहे हैं, अपनी भाषा को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, अपने कल्चर को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और लिपि का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में भी किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया। अब कोई राज्य द्वारा क्या है, वित्त पोषित संस्थान है, राज्य किसी संस्थान के अंदर पैसे भेजता है, वहाँ पे किसी के साथ जाति, भाषा के आधार पर क्या, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाता। कोई प्राइवेट स्कूल है, जो किस प्राइवेट कोई स्कूल है, उसके अंदर क्या है, राज्य द्वारा क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तुम वहाँ पे कोई जाति, धर्म, मूलवंश के आधार पर या भाषा और धार्मिक आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, या उसे प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। इसके हम कि तुम्हें प्रवेश नहीं कर देंगे, तू इस भाषा से आता है, इस आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30। कल बताऊँ क्या, ठीक है फिर।